चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार नवरात्र और दिवाली के बीच यह किस्त जारी कर सकती है। अनुमान है कि करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए आएंगे, जबकि पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सहायता मिली थी। हालांकि जिन किसानों की आय केवाईसी पूरी नहीं है या जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसीलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते ही केवाईसी करा लें और आधार बैंक लिंक सुनिश्चित कर लें, ताकि दिवाली से पहले मिलने वाले इस लाभ से वंचित न रह जाएं। पटना में शहरी जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 19 सितंबर 2025 को 908 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना का समझौता किया। ये समझौता गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मांडवीय की मौजूदगी में हुआ। इस योजना के तहत पटना में आधुनिक वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरान जलयान MV निषाद राज चलाया जाएगा। यह जलयान बैटरी और हाइब्रिड मोड दोनों पर चल सकेगा। यह पूरी तरह से AC होगा और इसमें 100 लोग बैटरी पाते करदायगु जलयान बैटरी मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी सकेंगे। साथ ही 2 व्हील चेयर यूजर्स के लिए भी विशेष जगह होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना तारामंडल से विज्ञान प्रदर्शनी बस सेवा की शुरुआत की, जो पूरे बिहार में घूमकर छात्रों को विज्ञान की जानकारी देगी। कार्यक्रम में उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके तहत तारामंडल परिसर में एस्ट्रा पार्क और स्मारिका बिक्री केंद्र की शुरुआत हुई। साथ ही बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय व बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से सिविल इंजीनियरिंग में MTech पाठ्यक्रम की शुरुआत पटना के रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में हुई। तारामंडल में टेलीस्कोप व ऑब्जर्वेटरी डोम निर्माण हेतु बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से सिविल इंजीनियरिंग काउंसिल और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिसर के बीच MOU साइन हुआ। इसके अलावा छात्रों को अवसर देने के लिए इंटर्नशिप पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। यह कदम राज्य में विज्ञान शिक्षा को नई दिशा देने वाला है। धर्मनगरी गया में पितृपक्ष मेले के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार सुबह पहुंची। उनके साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। गया एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और फिर वे कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच विष्णुपद मंदिर गईं, जहां उन्होंने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। एयरपोर्ट से मंदिर तक के रास्ते पर पहले ही मॉक ड्रिल कर तैयारियां जांची गईं। राष्ट्रपति का काफिला तय मार्ग जेगई मंदिर तक के रास्ते पर किले का तले जेगई दाथा जौनते के लिए पिंडदान किया। से मंदिर पहुंचा और वापसी भी उसी रास्ते से होगी। शहर में सुरक्षा बलों के साथ हर पॉइंट पर मजिस्ट्रेट तैनात रहे। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया और कई मार्गों पर आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों पर आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई का उपयोग करने की अपील की। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए 22 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक पूरे राज्य में विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस दौरान पंचायत स्तर पर पंचायत सरकार भवनों में कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में आपूर्ति विभाग और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रह जाए। कैंपों में कंप्यूटर और लैपटॉप से लैस टीमें तैनात होंगी, जो वहीं पर आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगी। आवेदन करने के तुरंत बाद आवेदकों को रसीद भी दी जाएगी, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इस कदम से प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। बिहार में लंबे समय से यह देखा जाता रहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कई छात्र नियमित कक्षाओं में भाग नहीं लेते। उनकी उपस्थिति न्यूनतम निर्धारित सीमा से काफी कम होती है। इसके बावजूद वे किसी न किसी तरीके से जुगाकर परीक्षा फॉर्म भर लेते हैं और बिना कॉलेज आए एग्जाम तक दे डालते हैं। कई बार ऐसे छात्र अच्छे अंकों से पास भी हो जाते हैं। इससे उन छात्रों के साथ अन्याय होता है जो नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। अब ऐसे मामलों को लेकर पटना, पार के नाथा, अभादा ने करा मामलों के एग्जाम ने है एग्जाम तक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला छात्रों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। भारत सरकार आम नागरिकों को 22 सितंबर से बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस दिन से लागू होने वाले नए GST रिफॉर्म का असर सीधे सीधे आपकी जेब पर दिखेगा। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं और महंगे इलेक्ट्रॉनिक डबालगों को 22 सितंबर से बड़ा तोहफा देने जा रही है। मान तक पर टैक्स कम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में खपत भी बढ़ेगी। नए GST रेट्स लागू होने के बाद जिन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आएगी, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं खाने पीने की चीजें, पैकेट बंद खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, दूध उत्पाद जैसे पनीर, घी, मक्खन, ब्रेड,
बिस्कुट और स्नैक्स पहले इन पर 5% या 12% तक जीएसटी लगता था, जिसे अब घटाकर 0% से 5% कर दिया गया है। देश में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें जनगणना कार्यों का स्वरूप, चरणवार कार्यक्रम, डिजिटल मोड में संचालन और पूर्व परीक्षण की प्रक्रिया शामिल है। 2 चरणों में होगी जनगणना, जिसमें बैठक में तय किया गया कि जनगणना 2027 का संचालन 2 चरणों में होगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण वास्तविक जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। मुख्य सचिव ने साफ किया कि जनगणना एक समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए पूर्व परीक्षण, राजपत्र अधिसूचना और दिशा निर्देशों का पालन तय समय पर करना सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी। बिहार में मानसून ने एक बार फिर से अपना दमबम दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 25 से 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं का खतरा बताया गया है। यह सब बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से हो रहा है। यह अगले कुछ दिनों तक बिहार को प्रभावित करता रहेगा। लोगों को बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 सितंबर तक यह सिलसिला जारी रह सकता है। पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन बारिश से 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना रहेगा। गोपालगंज में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और स्थानीय पर्यटन को नई दिशा देने के लिए ऐतिहासिक थावे मंदिर के समीप थावे जंगल में इको पर्यटन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क बनाने का कार्य शुरू करा है। दुबाती कर 7 के बार में कार्य साप्ती की लागत से इको पार्क बनाने का कार्य शुरू करा है दिया गया है। यह इको पर्यटन पार्क न केवल जिले के लोगों को मनोरंजन और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराएगा, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। वहीं मंत्री ने बताया कि इको पार्क में सोलर लाइट से पार्क की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पटना के लोग हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं। हेलमेट के प्रति पटना वासियों की लापरवाही इस बात से उजागर होती है कि इसे नहीं पहनने के कारण इस साल जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक 46.5 करोड़ का चालान काटा गया है। साथ ही 24,000 ऐसे लोगों पर भी 5.4 करोड़ का चालान काटा गया है, जो गलत दिशा से ड्राइविंग करते हैं। इतना ही नहीं, तेज गाड़ी चलाने के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों पर 4.1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही नो पार्किंग में 79,000 गाड़ियां पाई गईं, जिन पर 4.4 करोड़ का जुर्माना किया गया है। बताया जाता है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं और चालान भी समय पर नहीं जमा करते हैं। गांधी मैदान में 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 12 दिवसीय रामलीला का मंचन होगा। इसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की विभिन्न लीलाओं को दिखाया जाएगा। हर दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक रामलीला का आयोजन होगा। इसके पहले दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक स्थानीय कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। यह आयोजन लगभग 17 साल बाद गांधी मैदान में हो रहा है, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। दौट श्री दशहरा ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि गांधी मैदान में रामलीला का आयोजन 2008 के बाद पहली बार हो रहा है। इसमें राम जन्म, ताड़का वध, सीता स्वयंवर, भरत मिलाप, रावण वध और श्री राम राज्याभिषेक जैसे प्रमुख प्रसंग शामिल होंगे। पटनावासी इन आयोजनों के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल का आनंद उठा सकेंगे। हर महीने मिलने वाला राशन अब नहीं मिलेगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब हर 3 महीने पर राशन मिलेगा। दरअसल भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब लाभार्थियों को हर महीने अलग अलग राशन लेने की बजाय सीधे 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले हर महीने लंबी कतारों में लगकर राशन लेना पड़ता था। कोरोना काल में लाखों परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल पाया था। कहीं लंबी कतारें लगीं तो कहीं परिवहन बाधित हुआ। इन्हीं अनुभवों से सीख लेकर सरकार ने अब वितरण प्रणाली को और सरल वितरण परिवारों को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बी बजनत्री को नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। कानून व न्याय मंत्रालय ने 20 सितंबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी की। जस्टिस बजनत्री अब पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें यह पद पहले अस्थायी रूप से तब मिला था जब तत्कालीन चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। उनकी कार्यकुशलता और अनुभव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें नियमित पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और राष्ट्रपति ने सहमति दी। जस्टिस बजनत्री के पदभार ग्रहण करने के साथ ही उनका कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन ये अवधि बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति 22 अक्टूबर 2025 को तय है। ऐसे में वे केवल कुछ हफ्तों तक ही पटना हाईकोर्ट के नियमित चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे।